हे गाइस वेलकम यू ऑल टू एन एकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस एक वीडियो में इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 1 थियरी ऑफ अ प्रोडक्शन का पूरा मैराथन। हम ये पूरा यूनिट आज इस एक वीडियो में ही कवर करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। सो जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यार सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जब आप सीए इंटर में पहुंचेंगे तो तभी मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आगे जाकर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे। मुझे फॉलो करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप हमारे कम्युनिटी टैब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको हमारे अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी टैब पे मिलते हैं, राइट। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं जितने भी फ्री सेशंस लेता हूँ सारे सेशन की लिंक्स में इस एक गूगल शीट में अपलोड कर देता हूँ। इसकी लिंक है bit.ly/mb sir unacademy। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही लिंक टाइप करते हैं किसी भी ब्राउजर के ऊपर तो आपको ऐसा एक शीट ओपन होता है। यहाँ पे तीन आपके क्या बताइए, यहाँ पे तीन आपको टैब्स दिखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड बीसीए वाला आपको यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आप जाके जितने भी मैं मैराथन सेशंस लूंगा ना उन सबकी लिंक्स में यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। सो आप एक जगह पे हमारे सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने पुराने भी जो वन शॉट सेशंस लिए हैं, जो एमसीक्यू सेशंस लिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे इस एक लिंक पे मिल जाती हैं। किसी भी ब्राउजर पे आप इस लिंक को टाइप कर सकते हैं, एज इट इज आपको ये हमारा जो सारे सेशन की लिंक है एक जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जो है अनअकैडमी पे भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एमबी का कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस होती है, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप एंड प्रिंटेड बुक्स। तो आप जो भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं एमबी का कोड को यूज करके। एंड एक लास्ट चीज अपने जूनियर्स को जरूर बता देना कि हमारी मंजिल बैच स्टार्ट हो चुकी है सीए फाउंडेशन मई जून 23 वाले बच्चों के लिए। 24 नवंबर से बैच चालू हुई है। तो इसमें भी जो है एमबी का कोड को यूज करके स्टूडेंट्स जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप सीए इंटर में जाके भी सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं अनअकैडमी का। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले बात आती है कि प्रोडक्शन क्या होता है। जनरली हम जब ऐसा सोचते हैं प्रोडक्शन तो हमें हमारे दिमाग में ऐसा कुछ पिक्चर आता है कि कोई गुड्स, कोई मटेरियल चीज बन रही होगी, कोई फिजिकल चीज बन रही होगी। तो जब हम जनरली प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मटेरियल चीज बन रही होगी। लेकिन बेटा एक्चुअल में क्या होता है, बोलते हैं एक्चुअल में जो है प्रोडक्शन क्या है, बोलते हैं एज पर इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन में गुड्स का प्रोडक्शन, फिजिकल चीजों का प्रोडक्शन तो आता ही है, साथ ही साथ सर्विसेज का भी प्रोडक्शन इन्वॉल्व है ना। तो ध्यान देंगे, एज पर इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन डिनोट्स द प्रोसेस। तो बोलते हैं प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। किस चीज का? एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या, बोलते हैं इनपुट्स, जिसमें वो ह्यूमन बींग्स जो है रिसोर्सेज या इनपुट्स को यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू कमोडिटीज और सर्विसेज। तो हम इनपुट्स को यूज करेंगे, रॉ मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में। क्यों बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज? ताकि दूसरे जो ह्यूमन बींग्स होंगे उनके वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। और जब दूसरे लोगों का वांट सेटिस्फाई होगा, जब उनको ऐसे गुड्स या सर्विसेज मार्केट से मिलेंगे तो ये लोग उसके बदले पैसा देते हैं, करेक्ट, वापस से। प्रोडक्शन क्या है? सो एज पर इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, क्या बताइए, मैन यूटिलाइजेस रिसोर्सेस टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज? इसे बोलते हैं आउटपुट। हम ये आउटपुट क्यों बना रहे हैं? ताकि दूसरों के वांट्स सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। यही डेफिनेशन बेटा दी थी किसने, बताइए, जेम्स बेट ने, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बोलते हैं प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन एज क्रिएशन ऑफ मैटर। बोलते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है हम उसको अलग से नहीं बना सकते प्रोडक्शन करके। मतलब क्या, क्या मैं वुड को यूज करके और वुड बना सकता हूँ? क्या मैं लकड़े को यूज करके और लकड़ा बना सकता हूँ? नहीं। बोलते हैं जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारे दुनिया में, हम उसको यूज करके उसको ही और नहीं बना सकते हैं। मतलब क्या, प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं
उसमें यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ मैटर, बट जो मैटर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इकोनॉमी में, हमारे दुनिया में, उसमें हम यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे बताइए कि क्या आप जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या आप एक लकड़े को, है ना, लकड़ा, देखो मैं अभी बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइंग बनाने वाला हूँ, मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ। ये क्या है, ये है बेटा लॉग ऑफ वुड। क्या है ये, लॉग ऑफ वुड, ये लकड़ा है, ठीक है। क्या मैं इस लकड़े को यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया चेयर बना सकता हूँ क्या? हाँ, वैसे तो इस लकड़े का उतना काम नहीं था, लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करके ये चेयर बना दूँ तो क्या अब इस चेयर को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, इसका यूज़ बढ़ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया कि इस चीज़ में यूटिलिटी ऐड कर दी, यूटिलिटी क्रिएट कर दी इसके अंदर। पहले इसका उतना यूज़ नहीं था, पर अब जब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया चेयर में, अब लोग चेयर को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली पर्पस में। तो प्रोडक्शन क्या बताइए, बोलते हैं प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। देखो, प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलिए बोलते हैं कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस करके चार टाइप की यूटिलिटी, हम प्रोडक्शन प्रोसेस करके चार टाइप की यूटिलिटी कॉन्फर कर सकते हैं चीजों में। पहला होता है बेटा, क्या बताइए, पहला होता है फॉर्म यूटिलिटी। मुझे बताइए क्या हम चीजों का फिजिकल फॉर्म, उसकी डिजाइन, उसकी शेप बदल के उसमें यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं? यस, है ना। तो यहाँ पे चेक कीजिए, क्या यहाँ पे हमने, क्या इस एग्जाम्पल में हमने इस लकड़े को जब मैंने चेयर में कन्वर्ट किया तो क्या इसका मैंने फिजिकल डिजाइन, फिजिकल शेप बदल दिया? हाँ, और इसका फिजिकल डिजाइन या फिजिकल शेप बदल के इसमें यूटिलिटी ऐड हो गई। तो जब हम चीजों का फॉर्म बदल के उसमें यूटिलिटी ऐड कर देते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी को कॉन्फर करना। मतलब हमने इस लकड़े को चेयर में कन्वर्ट करके इसमें फॉर्म यूटिलिटी इसको दी है ना। तो फॉर्म यूटिलिटी कॉन्फर करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्लेस यूटिलिटी। बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है बेटा, सुनिए ध्यान से प्लीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जमीन के अंदर होती हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, है ना। कोई एग्जांपल दे सकता है? जैसे कि गोल्ड, है ना, सोना वगैरह जमीन के अंदर से निकलता है, और क्या ऑयल होता है ना, तेल निकल सकता है जमीन के अंदर से, है ना। कोयला, कोल निकल सकता है जमीन के अंदर से, यस और नो बताइए। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये जमीन के अंदर होती हैं। अब इनको हम जमीन के अंदर तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये एक ऐसी जगह पे है जहां पे इनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, कोल, और क्या बताया मैंने, एक्सेट्रा, मिनरल्स वगैरह एक्सेट्रा, है ना। इन सबको, ये जब चीजें जमीन के अंदर, तब इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जब मैं इसे यहाँ से बाहर निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और बाहर निकाल के इसमें कुछ चेंजेस करके इसको मार्केट में सेल करने जाता हूँ, तो क्या हो गया, हमने क्या किया, इन चीजों की प्लेस को बदल के इसमें यूटिलिटी ऐड कर दी। तो इसे बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी कॉन्फर करना। समझ में आ रहा है? इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है, ये तो है ही, और क्या होता है दूसरा एग्जाम्पल, बोलते हैं जैसे कि एप्पल्स जो है ना, ये कश्मीर के ऑर्चर्ड्स में, एप्पल्स जो है बेटा ये कश्मीर के ऑर्चर्ड्स में ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं? कश्मीर के खेतों में, है ना। अब वैसे तो एप्पल कश्मीर में बनते हैं, लेकिन आपकी सिटी में भी एप्पल खा पाते हैं? हाँ, तो कहाँ से आए वो सारे कश्मीर से ही है ना। तो हमने क्या किया कि ये जब एप्पल्स कश्मीर में बनते हैं तो वहां पे तो लोग यूज करेंगे ही, पर बहुत सारे लोग हैं जो, समझ लो कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, उनको भी एप्पल चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये एप्पल्स को कश्मीर के ऑर्चर्ड से क्या करेंगे बताइए, मुंबई तक भेजेंगे, और मुंबई के मार्केट में इसे जब सेल करेंगे तो मुंबई के लोग इसे खरीद पाएंगे। इसे बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी कॉन्फर करना। चीजों की प्लेस बदल के हमने उसमें यूटिलिटी ऐड कर दी, प्लेस यूटिलिटी कॉन्फर करना। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? यस सुनो, मुझे बताएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बात समझ में आ रही? तो इसे क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी कॉन्फर करना, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
फिर बात आती है बेटा टाइम यूटिलिटी। बोलते हैं ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो आप ऑफ सीजन भी खरीद सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज, जब ऑफ सीजन होता है ना तब भी वो मिलते हैं मार्केट में। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो जब इन चीज़ों का सीजन होता है ना, जब मैंगो, स्ट्रॉबेरीज जब एक्चुअल में बनते हैं, तब हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब ऑफ सीजन आएगा तब भी हम इसको बाद में बेच सकें। तो इसमें एग्जाम्पल आता है कैनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, कैनिंग ऑफ फ्रूट्स। हम फ्रूट्स को कैन में बंद करके रख देते हैं ताकि जब ऑफ सीजन का समय तब भी इसको बेच सके। तो इसका एग्जैक्ट शब्द होता है बेटा मेकिंग अवेलेबल थिंग्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। जब चीजें नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती तब भी हम उन चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी कॉन्फर करना। और बोलते हैं ये सारी चीजें करने के लिए क्या हमें कुछ लोग लगेंगे, जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी, है ना, लकड़े को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, चेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें कारपेंटर लगेगा जो अपनी पर्सनल स्किल यूज करके लकड़े को चेंज करेगा चेयर में? यस। क्या प्लेस यूटिलिटी को, मुझे बताइए, कश्मीर से अगर मुंबई में एप्पल भेजने हैं तो क्या हम कश्मीर से सब फेंकेंगे क्या एप्पल और मुंबई वाले कैच करेंगे? ऐसा होता क्या? नहीं। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लगेगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो व्यक्ति प्रोवाइड करेगा वो अपनी पर्सनल स्किल्स यूज करके या तो ट्रेन के थ्रू या तो गाड़ी के थ्रू या तो प्लेन के थ्रू आप वो चीज़ें भेजेंगे। तो क्या होता है जब लोग अपने पर्सनल स्किल्स को यूज करके चीज़ों में यूटिलिटी ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी कॉन्फर करना। समझ में आ रहा है? 4 टाइप की यूटिलिटीज आपको बता दी। नेक्स्ट फिर बात आती है, बोलते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हम सिर्फ गुड्स बनाने की बातें नहीं करते, हम यहाँ पे जो है सर्विसेज की भी बातें करते हैं, है ना। गुड्स एक ऐसी चीज होती है जो फिजिकल नेचर की होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सर्विसेज, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मेरी इस टीचिंग को आप टच कर सकते हैं क्या? नहीं, ये इनटेंजिबल चीज है ना। तो बोलते हैं प्रोडक्शन नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स फिजिकल इनपुट्स। इसमें सिर्फ फिजिकल इनपुट्स के नहीं, इसमें जो है बेटा फिजिकल इनपुट की तो बात होती ही है, इसमें जो है इनटेंजिबल इनपुट और इनटेंजिबल आउटपुट की भी बातें होती है। मतलब प्रोडक्शन में गुड्स बनाने की बात तो करते ही हम इकोनॉमिक्स में, हम यहाँ पे सर्विसेज की भी बात करते हैं। तो लॉयर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, म्यूजिशियंस क्या करते हैं, गाना गाते हैं म्यूजिशियंस लोगों के लिए, अब वो भी एक टाइप की सर्विस दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों को कुछ फिजिकल थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, लेकिन वो सर्विस क्रिएट करना भी प्रोडक्शन में आता है। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा कि अगर जैसे समझ लीजिए आपकी मम्मी आप घर पे आपके लिए पाव भाजी बनाती है, समझ लीजिए अगर आपकी मम्मी आपके लिए घर पे पाव भाजी बनाती है, तो क्या वो घर पे पाव भाजी बना के आपसे पैसा चार्ज करेंगे क्या? नहीं। तो वहां घर पे क्या कर रहे हैं मम्मी, मुझे बताओ। मम्मी भी तो है ना कुछ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना, पाव यूज करेंगे, आलू यूज करेंगे, प्याज यूज करेंगे, है ना, टमाटर यूज करेंगे, उसको यूज करके पाव भाजी बनाएंगे। तो मम्मी भी तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, इनपुट्स को यूज करके आउटपुट पाव भाजी बना रहे हैं, लेकिन वो पाव भाजी को वो अब मार्केट में बेचने नहीं जा रहे हैं। तो जो चीजों को आप बनाते हैं लेकिन मार्केट में बेचने नहीं जाते हैं, उसको हम प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते। सो प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड वर्क डन विद इन अ हाउस होल्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन और वॉलेंटरी सर्विसेज। जैसे कि बेटा मेरी बात सुना ध्यान से, जैसे कि गर्विता जो है, गर्विता हमारे क्लास में गर्विता है अभी, वो जो है बेटा एक ओल्ड एज होम में जाती है ना, जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, और वहाँ पे जाके ऐसे ही वॉलेंटरीली सर्विसेज देती है। हर संडे को जाती है वहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए, उसके लिए वो कुछ पैसा चार्ज नहीं करती। क्या वहाँ पे वो अपनी सर्विस दे रही है? हाँ, वॉलेंटरीली दे रही है, लेकिन उसके लिए वो कुछ पैसा चार्ज नहीं कर रही इन रिटर्न। तो ये प्रोडक्शन में नहीं आता है। बोलते हैं हम उन्हीं चीज़ों को प्रोडक्शन में काउंट करते हैं जब हम कोई गुड या सर्विस बनाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो ही उसे हम प्रोडक्शन में काउंट करेंगे। मतलब कि वही चीजें प्रोडक्शन में काउंट होती हैं जिसमें इंटेंशन टू एक्सचेंज होता है। वही चीजें प्रोडक्शन में काउंट होती है जिसमें इंटेंशन टू एक्सचेंज होता है। क्या बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं? यस और नो गाइस, कम ऑन। ठीक है सर, डन 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 डन। नेक्स्ट फिर बात आती है, हाँ फिर बात क्या आती बताइए, फिर बात क्या आती बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा क्या बताइए, इनपुट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बताइए, इनपुट्स। इनपुट्स
है ना, मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे आउटपुट को बनाने के लिए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बोलते हैं इनपुट्स। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में आउटपुट बनाने के लिए, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, इसे इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए। ये जो है हमारे टोटल है ना 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन सब टाइप्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एंडेवर। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है बेटा लैंड, है ना। तो लैंड मतलब क्या, जमीन जो आप यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना। लेकिन बोलते हैं कि इसमें जमीन तो आती ही है, लेकिन और भी जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते होंगे, समझ लीजिए अगर आप एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें भी अगर आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी इस लैंड के अंदर ही आते हैं। क्या बात समझ में आ रही। नेक्स्ट बात आती है बेटा ह्यूमन एंडेवर। नेक्स्ट बात क्या आती है बताइए फास्ट, ह्यूमन एंडेवर। ऐसे इनपुट्स जिसको है ना प्रोवाइड करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ह्यूमन एंडेवर मतलब क्या, एफर्ट्स। ऐसे इनपुट्स जिसको लोगों को प्रोवाइड करने में मेहनत करनी पड़ती है, तो जिसमें आता है लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो जो व्यक्ति आपको सर्विस देता है, जो व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहा है, वो होता है लेबरर। और वो जो आपको काम करके दे रहा है, उसके काम को हम बोलते हैं लेबर। क्या बात समझ में आ रही। यस। कैपिटल क्या होते हैं बोलते हैं, कैपिटल होता है बेटा ऐसे एसेट्स जो आप यूज करते हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो एसेट्स को आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल। एंड मुझे एक बात बताइए, हाँ मुझे एक बात बताइए बेटा जल्दी से, मुझे एक बात बताइए कि सुनना मत ध्यान से, क्या ये लैंड, लेबर, कैपिटल अपने आप काम कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन लोगों को करेक्ट कॉम्बिनेशन में लेके आए, जो इन चीज़ों को करेक्ट कॉम्बिनेशन में खरीदे और प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करे। तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। वो कौन होता है बताइए, वो होता है बेटा एंटरप्रेन्योर, या इसे एंटरप्रेन्योर भी लोग बोलते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन, पर इसे एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर इसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति होता है, ये मेन ओनर होता है बिजनेस का, जो इन सारे इनपुट्स को लेके आता है करेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे। ओके चलो बात करेंगे जल्दी से स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बोलते हैं जब हमारे इकोनॉमी में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन एंड जो गवर्नमेंट होती है, जब ये लोग अपने बिजनेस पर्पस के लिए मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजें खरीदते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन होना है। हाँ, जब हमारे इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन होना। मतलब क्या, कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जिनको यूज करके आप दूसरे गुड्स बनाते हैं, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि इक्विपमेंट एटसेट्रा। क्या मशीनरी को यूज करके आप दूसरे गुड्स बना सकते हैं? हाँ। तो जब एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस पर्पस के लिए मशीनरीज वगैरह खरीदता है, तो उसे बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस में। एंड जब वो मशीनरी वगैरह खरीदेगा तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे क्या होगा, फ्यूचर में जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो बस बोलते हैं सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। जब हमारे इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोग कैपिटल गुड्स खरीदेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है। समझ में आ रहा है ऐसा? तो ध्यान दीजिए, बोलते हैं स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन 3 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे है बेटा सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोलते हैं सेविंग्स में क्या आता है, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ,
सेविंग्स में क्या आता है, बोलते हैं हर व्यक्ति जो अपना पैसा कमाता है ना, समझिए हर व्यक्ति जो भी इनकम कमाता है उसके साथ दो ही चीजें कर सकता है, क्या, कुछ अमाउंट उसका खर्चा कर देगा एंड कुछ अमाउंट उसमें सेव करेगा, है ना। तो हर व्यक्ति अपने इनकम का क्या कर सकता है, कुछ पार्ट वो कंज्यूम कर लेगा, मतलब चीजें खरीदने के लिए यूज कर लेगा, और कुछ पार्ट को वो सेव करेगा। अब जो पैसा बेटा उसने सेव किया, जो पैसा व्यक्ति ने सेव किया, अगर इन पैसों को उसने कबर्ड में बंद करके रख दिया तो क्या पैसा अपने आप ग्रो होगा क्या, नहीं। तो बोलते हैं कि इन पैसों को आपको जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना चाहिए, या तो आप फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट ओपन कीजिए, है ना, या आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह खरीद सकते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं बेटा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इस स्टेप को बोलते हैं बेटा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, है ना। तो बोलते हैं कि जब हमारे इकोनॉमी में लोग पैसों को सेव करते हैं तो अगर उसको कबर्ड में बंद करके रख देंगे तो उससे पैसा ग्रो नहीं होगा, तो इसे कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बैंक्स में या स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, ऐसी चीजें खरीद के अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब क्या होगा, आपके इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट वगैरह जो होगा वो क्या करेंगे, वो इन जगहों से पैसा उठाते हैं लोन वगैरह पे। जैसे बिजनेसमैन क्या बैंक से, आपने जब बैंक में एफडी बनाई तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा, तो क्या जो बिजनेसमैन है वो बैंक से लोन पे ले सकता है पैसा, और उन पैसों को यूज करके क्या अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल गुड्स परचेज कर सकता है। हाँ, इसे ही जब एक एंटरप्रेन्योर, जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स खरीदता है, मशीनरीज वगैरह खरीदता है फ्यूचर में और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। और जब ये चीज़ होती है तब जाके ही फ्यूचर में और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको ये चीज़ आज पहली बार पता चली है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, अभी पता चल गया तो मजे करो। चलो आगे बात है बेटा, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, आ जाओ जल्दी से। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर जो है ये एक ऐसा फैक्टर होता है विच मोबिलाइजेस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें राइट प्रपोर्शन में कंबाइन करता है। मतलब ये जो व्यक्ति होता है यही क्या करता है, ये बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें लेके आता है बिजनेस में, लैंड, लेबर, कैपिटल को लेके आता है बिजनेस में, उन्हें राइट प्रपोर्शन में कंबाइन करता है एंड ये प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। अब होता है बेटा 3 फंक्शंस, बोलते हैं 3 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, है ना। एंटरप्रेन्योर के 3 फंक्शंस होते हैं, क्या बताइए, इनिशिएटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, तो बिजनेस को स्टार्ट करने का काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का है। देन बिजनेस में बिजनेस करने का जो भी रिस्क वगैरह होगा वो कौन झेलेगा बताइए, वो एंटरप्रेन्योर झेलेगा। वो एंटरप्रेन्योर जो है ना अपने सारे काम को डेलीगेट कर सकता है, एंटरप्रेन्योर जो है ना वो क्या अपने सारे काम को दूसरों को सौंप सकता है। जैसे एंटरप्रेन्योर बोलेगा कि यार मुझे ना इनपुट्स परचेस करने हैं, रॉ मटेरियल परचेस करने हैं, तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति को रख देगा, बोलेगा कि तू आज से परचेस मैनेजर, तू ही ये सारे परचेसेस का काम करना। एंटरप्रेन्योर अपने सारे कामों को सौंप सकता है, डेलीगेट कर सकता है, लेकिन जो बिजनेस का रिस्क उठाने का काम है, बिजनेस में जो लॉस होगा, लॉस को झेलने का जो काम है, वो एंटरप्रेन्योर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। तो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि एंटरप्रेन्योर कौन सा अपना काम डेलीगेट दूसरे को सौंप नहीं सकता। बोलते हैं कि बिजनेस में रिस्क उठाने का जो काम है वो एंटरप्रेन्योर किसी को भी नहीं सौंप सकता। समझ मारी बात है। हाँ, नेक्स्ट बात आती है, हम एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर क्यों बोलते हैं, है ना, क्योंकि बेटा ये बिजनेस को इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से करने के बारे में सोचता है, तो इनोवेशन भी इसका एक फंक्शन होता है। इसमें अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि इंस्टीट्यूट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इसमें इंस्टीट्यूट इनोवेशन को टिक मारता है, तो आप भी इसको ही टिक मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है बेटा एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। इसमें आप बस ये सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये एक बार बस पढ़ के रखेंगे, ठीक है, बाकी तो ठीक है।
बाकी आप एक बार खुद रीड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात आ जाती है बेटा, अगली बात क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस क्या बताइए चैप्टर का। चलिए बात करेंगे जल्दी से प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्लीज सुनेंगे। चलिए ओके, तो बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है ना, सबसे पहले बात आती है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। बोलते हैं फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन। तो बोलते हैं फंक्शन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो फंक्शन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज, जो क्या बताता है, बोलते हैं विच शोज रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप बताता है। आप जो सोच रहे हैं वो वाला नहीं, जो रिलेशनशिप बताता है बेटा किसके बीच का, बोलते हैं ये रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का। तो फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन होता है जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का क्या बताता है बेटा, रिलेशनशिप बताता है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं अभी प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा कि प्रोडक्शन करते वक्त हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, आप कितना आउटपुट आपका प्रोड्यूस करेंगे, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंडेंट है, बोलते हैं आप जिस प्रकार के इनपुट्स यूज करेंगे उस पे आपका आउटपुट डिपेंडेंट है। तो बोलते हैं आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो आप जितने प्रकार के इनपुट्स, जिस प्रकार के इनपुट्स यूज करेंगे उस प्रकार का आउटपुट बनेगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंडेंट होता है, सिंपल। समझा क्या? ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। समझ मारी बातें? अच्छा, अब बात आती है बेटा इसके अजम्पशंस की। अब बात आती है इसके क्या बताइए, अजम्पशंस की। ठीक है, प्लीज बात को सुनेंगे ध्यान से, है ना। इसके अजम्पशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेटा एमसीक्यू आता है, इस पे एमसीक्यू आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है बेटा, इट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बोलते हैं आप जितना आउटपुट बनाएंगे ना वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन में हम जो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो हमने बोला कि हमारा जो आउटपुट है वो वेरियस इनपुट्स का समझ लो क्या है, फंक्शन है। करेक्ट। तो ये जो आउटपुट है ये कितने समय का आउटपुट है, तो मैं बोलूंगा कि अगर हम 1 साल के आउटपुट की बात करें तो उसका ये फंक्शन होगा ऐसा। तो हमें टाइम पीरियड बताना पड़ता है। हमारा जो यहाँ पे आउटपुट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सीमित होता है ना। क्योंकि फिर कुछ समय के बाद अगर हम मशीनरीज वगैरह इनपुट्स को चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन का आउटपुट फिर से चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं एक बार जब मैं ये प्रोडक्शन फंक्शन बना देता हूं तो उसके बाद जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक बार हमने एक बार प्रोडक्शन फंक्शन को डिराइव कर लिया, उसके बाद अगर मैं मेरे टेक्नोलॉजी को बार बार चेंज करूंगा, मैं बार बार एडवांस्ड मशीनरी अगर लगाते जाऊंगा बिजनेस में, तो क्या होगा, तो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन भी तो बार बार बदलते जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं एक बार प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है उसके बाद हम हमारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है। एंड तीसरा असम्पशन बेटा यहाँ पे होता है कि हम जितने भी इनपुट को यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं करते। हम जो भी इनपुट्स यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता। हमारे इनपुट्स को यूज करके हम मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं उसकी बातें देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। हम कोई भी इनपुट्स को यूज करें, उन इनपुट्स को यूज करके हमारा मैक्सिमम लेवल का कितना आउटपुट बन सकता है ये बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई भी वेस्टेज नहीं होगा।
ये समझ में आ रही बात है, इस पे एमसीक्यू आता है बहुत बार, तो याद रखेंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं। तो सैमुअलसन भाई साहब ने बेटा क्या बताया था, प्रोडक्शन फंक्शन के डेफिनेशन बताई थी। बोलते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड द इनपुट रिक्वायर्ड। देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट मतलब क्या, कि हम जो भी इनपुट्स को यूज करते हैं उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं, है ना, फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट बनाने के लिए कौन से इनपुट्स को यूज करूं गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। गिवन मतलब क्या, कि हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मानेंगे जब एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हैं तब। अब हमारे एनालिसिस को प्लीज सुनेंगे बात ध्यान से। हाँ, अब हमारे एनालिसिस को बेटा आसान बनाने के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही इनपुट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, लेकिन हमारे फर्दर एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 ही इनपुट्स हैं। कौन से, लेबर और कैपिटल। जेबा क्या बोल रहा हूं वापस से, हमारे फर्दर एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास केवल 2 ही इनपुट्स हैं। कौन से बताइए, लेबर और कैपिटल। तो अब हमारे फर्दर एनालिसिस के लिए हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लेबर और कैपिटल पे। सर बाकी क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे और कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए। तो आसान रखने के लिए एनालिसिस हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल ओनली। अब बात आती है बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्लीज याद रखेंगे, सुनिए बात ध्यान से। यस प्लीज बात सुनेंगे बेटा ध्यान से। चलिए यस ओके चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ यस ओके चलो ध्यान देंगे, आ जाओ। सो अब बात करेंगे बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। प्लीज सुनेंगे, है ना, सुनेंगे बात ध्यान से। मैं एकदम ही क्विकली बता रहा हूँ बेटा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का बेटा टाइम पीरियड से कुछ लेना देना नहीं है ना। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा समझिए, शॉर्ट रन एक ऐसा समय होता है, ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम हमारे सारे इनपुट्स को नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे हमारा सिर्फ लेबर जो है ये वेरिएबल होता है, एंड जो कैपिटल है बेटा मेरा कैपिटल, ये क्या होता है बताइए, ये हमारा फिक्स्ड रहता है, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं मेरे आउटपुट को बढ़ाना चाहता हूँ, प्रोडक्शन में शॉर्ट रन के अंदर, तो मैं कैपिटल को चेंज करके आउटपुट नहीं बढ़ा सकता शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो लेबर को ही बढ़ाना मेरे पास ऑप्शन बचता है, समझ में आ रहा है। फिर बात आते हैं बेटा लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे मेरे सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पे चाहे मेरा लेबर हो या चाहे बेटा कैपिटल हो, दोनों ही क्या होते हैं बताइए, दोनों ही हमारे वेरिएबल हो जाते हैं। समझ में आ रही बात है ना। तो हम अब पढ़ेंगे बेटा क्या, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और फिर पढ़ेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बोलते हैं, सुनना बात ध्यान से, चलिए क्या लिखा है देखेंगे। बोलते हैं शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट शुड रिमेन अनचेंज्ड। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे एटलीस्ट एक ऐसा इनपुट होना चाहिए जो अनचेंज्ड रहे, जो फिक्स्ड रहे। इस पे बहुत बार एमसीक्यू आता है इस चीज पे कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है। इस पे हजारों बार एमसीक्यू पूछता है बेटा इंस्टीट्यूट, समझ में आ रही बात है। इस पे हजारों बार बेटा इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शोज दैट हाउ मच ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस कैन बी प्रोड्यूस्ड by a set of inputs assuming at least one of the input remains unchanged। बोलता है शॉर्ट रन में हमारे पास जो अवेलेबल इनपुट्स है
उन अवेलेबल इनपुट से मैं मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकता हूं, अज्यूमिंग एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। मतलब अगर मैं कैपिटल को फिक्स्ड रखूं और लेबर को वेरिएबल रखूं, शॉर्ट रन में ये होता है, तो हम मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं ये बताता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एंड बोलते हैं हम जनरली कैपिटल को ही फिक्स्ड मानते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम दर्शा सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू। तो आपको एमसीक्यू आता है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है शॉर्ट रन के लिए होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि शॉर्ट रन में अगर हम लेबर को वेरिएबल रखें एंड कैपिटल को फिक्स्ड रखें तो हम मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं। समझ मारी बातें क्या बोल रहा हूं, यस और नो बताइए फास्ट। चलिए आगे नेक्स्ट बात आती है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, ये बताएगा कि लॉन्ग रन में अगर हम दोनों हमारे सारे इनपुट को वेरिएबल रखें तो मैक्सिमम कितना आउटपुट बन सकता है। तो ये दर्शाता है बेटा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए जल्दी से, यस और नो। चलिए सर डन डना डन डन, ठीक है सर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए सो समझ में आ रहा है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हो जाएंगे एंड यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम देखते हैं। चलिए सो अब हम बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। इस समरी से हम इसे पढ़ेंगे। ये समरी पढ़ने से पहले, ये समरी पढ़ने से पहले जो है मुझे क्या कोई बता सकता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के और क्या नाम है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ क्या बताइए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या बताइए फास्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी इसे बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे बताइए, और क्या बोल सकते हैं बताइए फास्ट जल्दी से। हाँ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, वेरी गुड। इसे जो है हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं बताइए, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसे, हैं यस, ये और क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, नहीं रिटर्न्स टू स्केल नहीं बोलेंगे बेटा। अरे यार तुम कितने खतरनाक हो यार राजा, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अलग चीज है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अलग चीज है। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, यस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है। हाँ चलिए ठीक है सर। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्यों, क्योंकि आगे जाके हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये गिरता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या बताइए, क्योंकि जो है हमारे जब बेटा हम यहाँ पे सिर्फ लेबर को चेंज करके देखते हैं कि लेबर को अगर मैं चेंज करते रहूँगा तो उससे मेरे आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है चलिए वापस आते हैं आगे नेक्स्ट। ओके अब बात आती है सर ये लॉ बोलता क्या है, ये लॉ बोलता क्या है। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये बोलता है देखो आप अभी शॉर्ट रन में हैं, आप अभी शॉर्ट रन में हैं, अगर शॉर्ट रन में आप आपके आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। लेबर को ये लोग बोलते हैं वेरिएबल इनपुट, क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड इनपुट है, लेबर वेरिएबल इनपुट है। तो ये लॉ बोलता है कि जब आप शॉर्ट रन में जैसे जैसे आपके वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं तो हर एक वेरिएबल इनपुट जो है ना आपके टोटल प्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्शन ऐड करता है। हर एक देखिए एवरी एडिशनल
वेरिएबल इनपुट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टोटल प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। हर एक लेबर के वजह से, हर एक लेबर के आने के वजह से हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद इवेंचुअली आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये गिरना चालू हो जाता है। बस ये चीज बोलता है ये लॉ। और इसके ऊपर फिर आता है बेटा हमारा ये डायग्राम, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर आता है हमारा ये डायग्राम। आ जाओ जल्दी से देखेंगे, चलिए जल्दी से देखेंगे। क्या सब लोग रेडी, मुझे बताइए, क्या सब लोग रेडी हैं? मुझे बताइए फास्ट गाइस, कम ऑन, यस और नो। चलिए चलिए ध्यान देंगे। ओके, तो अब ये डायग्राम को हमें क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है। चलिए जल्दी से एक रफ पेज निकालेंगे सारे लोग, सारे बच्चे एक रफ पेज निकालेंगे और हम इस डायग्राम को बनाने वाले हैं। सर क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा एमसीक्यू बेटा इसके डायग्राम बना के ही सॉल्व हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा एमसीक्यू इसके डायग्राम बना के ही सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा सर देखिए, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाना है, डन। सबसे पहले बेटा आपको बनाना रहता है इसमें, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो सबसे पहले ऐसे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर ये गिरना चालू होता है। तो ये है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है? फिर एवरेज प्रोडक्ट बनाएंगे। एवरेज प्रोडक्ट जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे से चालू होता है। तो ये नीचे से चालू होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जहाँ पे ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट का कर्व मार्जिनल प्रोडक्ट को टच करता है, उसके बाद जो है बेटा ये गिरना चालू हो जाता है ना? तो क्या है बताइए, एवरेज प्रोडक्ट। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बनाएंगे बेटा दो डंडी। फिर क्या करेंगे, आप दो डंडी बनाएंगे। क्या करेंगे, आप दो डंडियां बनाएंगे। कहाँ से, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है एपी और एमपी, वहाँ से एक डंडी जाएगी, और जहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट आपका जीरो है वहाँ से बेटा दूसरी डंडी जाएगी। समझा गया बात क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे आपका एपी एमपी इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से एक डंडी जाएगी, जहाँ पे एमपी जीरो है वहाँ से दूसरी डंडी जाएंगी। समझ पा रही? हाँ ठीक है, यस। अब जो है यहाँ पे देखिए, ये है बेटा स्टेज 1, है ना? ये है बेटा स्टेज 1, ये है बेटा स्टेज 2 और ये है आपका स्टेज 3। खत्म हो गया। अब क्या करना है, आखिरी एक अपने को बनाना है, वो है बेटा टोटल प्रोडक्ट का कर्व। तो टोटल प्रोडक्ट का कर्व कैसे बनता है, देखिए सुनना बात ध्यान से। टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व है ये हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर से बनता है। तो ये पहले बढ़ेगा, ये पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर हौले 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 बढ़ेगा। ये पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर ये हौले हौले बढ़ना चालू हो जाएगा, और फिर जो है जहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्स जीरो होता है वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है, और उसके बाद ये गिरना चालू हो जाता है। तो ये है आपका टोटल प्रोडक्ट का। वापस से, है ना, वापस से चलिए, वापस से हम इसे ड्रॉ करेंगे। अगर हमने इसको ड्रॉ कर लिया तो हमारी आधी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, ठीक है? चलिए एक बार वापस से करेंगे, हैं? हाँ सर वापस से ड्रॉ करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी, मज़ा आएगा, ठीक है? मज़ा आएगा। चलिए जल्दी से, सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, हम सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, पहले ऐसे बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर ये गिरता है ना? तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है और फिर गिरता है, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। सिंपल, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको कि एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे से चालू होता है, तो ये नीचे से चालू होगा एवरेज प्रोडक्ट। जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट को टच होता है उसके बाद ये गिरना चालू हो जाता है ना? फिर जो है मैंने बोला बनाओ बेटा दो डंडी। क्या बनानी है आपको, दो डंडियां बनानी है। तो दो डंडी बनाएंगे, कहाँ, एक डंडी बनाएंगे जहाँ पे एपी एमपी इंटरसेक्ट हो रहा है, अरे 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 अरे, हाँ, एक डंडी बनाएंगे जहाँ पे एमपी एपी इंटरसेक्ट हो रहा है, और दूसरी डंडी बनाएंगे जहाँ पे एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे जीरो है। ये बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूँ,
है ना। ये बात समझ में आ रही, क्या बोलना चाह रहे हो, यस नो बताइए फास्ट। यस, चलिए ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, अगली बात। देन जो है हम बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो टोटल प्रोडक्ट जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर से बनता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर से बनता है। तो पहले ये तेजी से बढ़ेगा, फिर ये धीरे 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 बढ़ेगा, और फिर जो है ये गिरना चालू हो जाता है। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो होता है, वहीं पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम होता है। जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट आता है, जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का ये मैक्सिमम पॉइंट आता है, उसके ही करस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट आता है इस पे टोटल प्रोडक्ट पे, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं पोई। क्या बोलता है ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं पोई। यार अगर बात आपको समझ में आए तो पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट गाइस, कम ऑन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए ठीक है सर, डन डनाडन डन। चलिए ओके, समझ में आ गई बात, बताइए फास्ट जल्दी से। ओके सर, हाँ तो अब क्या होता है बेटा, सुनना बात ध्यान से। चूंकि देखो टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट, सुनिए बात ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सुनिए जल्दी से, है ना, जो मैं बता रहा हूँ प्लीज सुनेंगे ध्यान से। देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट का मतलब है, बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर हम हमारे सारे इनपुट्स को यूज करते हैं तो उससे टोटल में कितना प्रोडक्शन होता है, ये होता है टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं एक एडिशनल वेरिएबल इनपुट के वजह से हमारा कितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट एट एन का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस वन, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, है ना। देन एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि हमने जो भी टोटल प्रोडक्ट बनाया है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट से, तो फिर मुझे मिल जाता है क्या, एवरेज प्रोडक्ट। ये प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, चलिए आगे देखेंगे, अगली बात देखेंगे। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब हमारा यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ रहा है, क्या मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ रहा है, तो मुझे बताइए हर एक एडिशनल लेबर जब आता है वो टोटल प्रोडक्ट में कुछ एडिशन करके जाता है। सर कैसे, देखिए देखिए इधर आइए, देखो ये हमारा एक टेबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है बेटा प्लीज सुनिए ध्यान से, पहले एक ही लेबर था और समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, समझो मशीनरी, मेरे पास 5 मशीनरी है, बोलते हैं 5 मशीनरी और एक लेबर अगर हम यूज करें तो टोटल में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। एवरेज में कितना हो रहा है, 100/100, और मार्जिन कितना है, पहले 0 थे तो एक एडिशनल लेबर के आने की वजह से 100 से बढ़ा टोटल प्रोडक्ट। अब एक और एडिशनल मैंने जब लेबर को बढ़ाया तो मेरा अब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 210। कितने से बढ़ा टोटल प्रोडक्ट, 110 यूनिट से बढ़ा। तो एक एडिशनल लेबर के आने की वजह से मेरा मार्जिन, मेरा टोटल प्रोडक्ट 110 से बढ़ा, इसे ही बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, समझा। एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मेरे टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट से तो आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट, समझा। और एक बार मुझे बताइए, 5वें से 6वें लेबर, 5 लेबर थे पहले तो 520 यूनिट बनते थे, समझा। एक और लेबर आने के वजह से मेरा 80 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ गया, 80 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या होगा बताइए, तो मेरा जो है 80 हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड एवरेज प्रोडक्ट कैसा आएगा, 600 डिवाइडेड बाय 600। ये समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पे चेक करो, क्या अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते जाऊँ, देखो 100 + 110 तो आता है 210, इसमें ऐड करो 120 तो आएगा 330, इसमें ऐड करो 110 तो आएगा 440, इसमें ऐड करो 80 तो आएगा 520। मतलब क्या मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते जाऊँ तो क्या मुझे टोटल प्रोडक्ट मिलते जाता है क्या,
है ना। तो क्या होता है बेटा, इनिशियली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, इनिशियली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना। सो इस लेवल पे यहाँ पे हमारे पोई तक यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, अब इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है लेकिन है अभी भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन अब यहाँ पे जो है टोटल प्रोडक्ट जो है ये इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट। समझ में आ रहा है। इसको मैं बताता हूँ, इससे टेबल से बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं यहाँ पे क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं यहाँ पे क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सुनिए ध्यान से, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मार्जिन प्रोडक्ट देखो कहाँ तक राइज हो रहा है, पहले बताओ। हमारा मार्जिन प्रोडक्ट यहाँ तक हो रहा था राइज, और फिर देखो यहाँ से ये गिरना चालू हो चुका है, यहाँ पे गिर रहा है मार्जिन प्रोडक्ट, है ना। 100 से 110 हुआ, फिर 120, तो बढ़ रहा था पहले, फिर अब गिरना चालू हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया बेटा जीरो, मार्जिन प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे जो है मेरा मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव हो चुका है, करेक्ट। अब जब मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ रहा था तो मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है ना पहले 110 से बढ़ा, फिर वो 120 से बढ़ा, मतलब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और साथ ही साथ बढ़ने का जो रेट है, रेट वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। झेपा। फिर सुनिए ध्यान से, फिर जो है अब आपका 110 से बढ़ा, फिर ये 80 से बढ़ा, फिर ये 80 से बढ़ा। अब सोचो क्या हो रहा है, अब जो है, अब यहां पे जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये समझा क्या पॉइंट, क्या बोल रहा हूं, बस इसको याद रखेंगे। चलिए, सो अब जो है बस बात खत्म हो गई। चलिए आइए जल्दी से, इसमें जो है बेटा हम स्टेज 1, है ना, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो पहली डंडी है इसके लेफ्ट साइड में ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 और ये है स्टेज 3, है ना। बोलते हैं हम स्टेज 1 को बोलते हैं स्टेज ऑफ, हाँ, तो स्टेज 1 को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1 को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। हम स्टेज 1 को बोलते हैं बेटा स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि स्टेज 1 ही अकेला ऐसा स्टेज है जहां पे मार्जिन प्रोडक्ट आपका राइज होता है, इसीलिए, ठीक है। सो इसमें अभी टोटल प्रोडक्ट की हरकतें देखो। टोटल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, पोई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ होता है पोई कहाँ होता है, जहां पे मार्जिन प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट टोटल प्रोडक्ट पे होता है वो होता है पोई। तो स्टेज 1 में, मतलब यहां तक स्टेज 1 में हमारा पोई तक, है ना, इस पोई तक हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बट पोई के बाद जो है चूंकि मार्जिन प्रोडक्ट गिर रहा है, इसलिए यहां पे हमारा स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। समझा गया। नेक्स्ट, स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करो। तो स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करो। बोलते हैं कि स्टेज 1 में मार्जिन प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर गिरना चालू होता है। चेक करो, एमपी राइजेस, इट इज मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू पोई एंड देन इट फॉल्स। लेकिन चेक करो बेटा, पूरे स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर होता है। सो एमपी इज ग्रेटर देन एपी थ्रू आउट। ये एमसीक्यू आ सकता है, इन विच स्टेज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यस और नो मुझे बताइए फास्ट जल्दी से, यस और नो गाइस, कम ऑन। आगे नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे, स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करो। तो बोलते हैं स्टेज 1 में जो है एवरेज प्रोडक्ट जो है ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और मैक्सिमम होता है, बस। तो एपी इज राइजिंग इन स्टेज 1, और जहां पे बेटा आपका एवरेज प्रोडक्ट, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है ना, वहीं पे जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपके एवरेज प्रोडक्ट से इक्वल हो जाता है। तो ये याद रखेंगे, एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आता है बहुत बार, ठीक है। सो स्टेज 1 कहाँ एंड होता है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम
एंड एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ गई? बताइए फास्ट गाइस, कम ऑन, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट 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 देखेंगे, चलिए अगला देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट बात है स्टेज 2 को बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेज 2 में जो है मार्जिनल प्रोडक्ट बेटा गिरना चालू हो जाता है, इसीलिए। सो स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करो। तो टोटल प्रोडक्ट तो यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोई के बाद वाला एरिया है, इसीलिए। सो स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एंड जहां पे स्टेज 2 एंड होता है वहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो चेक करेंगे स्टेज 2 एंड्स वेयर टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। समझागा? एमसीक्यू आता है। स्टेज 2 कहाँ एंड होगा? जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब चेक करो स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और जीरो हो गया है बस। सो इट इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, एंड स्टेज 2 एंड्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। सो एमसीक्यू आएगा स्टेज 2 कहाँ एंड होता है? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है एंड टोटल प्रोडक्ट जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे स्टेज 2 एंड हो जाता है। अच्छा, अभी एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करो। स्टेज 2 में ये गिर रहा है, 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 बस। सो इट इज डिक्रीजिंग बट इट इज पॉजिटिव, है ना। नेक्स्ट स्टेज 3 को बोलते हैं बेटा स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्टेज 3 में हो जाता है नेगेटिव, इसीलिए। तो स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है? वो स्टार्टिंग से ही गिर रहा है। चेक करो स्टेज 3 में नेगेटिव रिटर्न्स के स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले से ही नेगेटिव है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, एंड जो है बेटा एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है चेक करो। एवरेज प्रोडक्ट भी यहाँ पे गिर रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। इट इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, बस यही क्या है इसका समरी है। इतना याद रखेंगे, इसमें आपके पूरे एमसीक्यूज हो जाएंगे जितना मैंने बताया उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो बोलते हैं एक रैशनल प्रोड्यूसर ना तो स्टेज 3 ना तो स्टेज 1 पे, स्टेज 1 पे भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, स्टेज 3 में भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। बोलते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 3 को बोलते हैं इकोनॉमिक नॉनसेंस, या इसे बोलते हैं इकोनॉमिक अब्सर्डिटी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इकोनॉमिक नॉनसेंस या इसे बोलते हैं इकोनॉमिक अब्सर्डिटी। बोलते हैं एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में ही प्रोडक्शन करना चाहेगा, बस। अभी लॉजिक में जाएंगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा लॉन्ग रन की। फिर बात आती है बेटा लॉन्ग रन की। चलिए ध्यान देंगे जल्दी से। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। तो रिटर्न्स टू सेल क्या है बताइए? ये लॉन्ग रन का है। रिटर्न्स टू स्केल क्या है बताइए? ये जो है बेटा ये लॉन्ग रन में वर्क करता है, ठीक है। रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है कि अगर हम हमारे सारे अगर हम हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेटा चेंज करते हैं तो इसके वजह से, है ना, इसके वजह से हमारे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा ये बताएगा रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एमसीक्यू आ सकता है कि चेंज इन स्केल क्या होता है। चेंज इन स्केल बोलते हैं, चेंज इन स्केल का मतलब है हम कब बोलेंगे कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल चुका है। हम कब बोलेंगे कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल चुका है, समझ रहे हो? तो बोलते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते वक्त हमारे सारे इनपुट्स को एक साथ एक साथ इंक्रीज करेंगे तो हम बोलते हैं कि हमने चेंज इन स्केल किया है। तो व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, इसे बोलते हैं चेंज इन स्केल करना। क्या समझ में आ रही बात है? चलिए इसमें बात आती है बेटा, क्या बताइए? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जितना जितना मैं बता रहा हूं उतनी उतनी बात सुनेंगे, है ना। जितना जितना मैं बता रहा हूं उतनी उतनी बात सुनेंगे। चलिए आइए जल्दी से, प्लीज मेरी बात सुनेंगे, है ना, प्लीज मेरी बात सुनेंगे। चलो 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 सुनिए बात ध्यान से। बोलते हैं देखो समझो आपके पास लेबर है और कैपिटल है, ठीक है, और मैं बना रहा हूं यहाँ पे आउटपुट, ठीक है।
सुनो ना प्लीज 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 सुनो ना, देखो हाँ समझो आपके पास बेटा, आपके पास जो है 50 लेबर है, 50 लेबर है ना, आपके पास 50 लेबर है एंड आपके पास जो है समझ लीजिए है आपके पास 20 मशीनरीज, कैपिटल में समझो मैं मशीनरी ले रहा हूँ 20, तो 50 लेबर एंड 20 मशीनरी को यूज करके समझो आप जो है बना पा रहे हैं 300 यूनिट्स आउटपुट के, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं करना चाहता हूँ चेंज इन स्केल, तो क्या करूँ, तो मैं मेरे लेबर को 40% से बढ़ाता हूँ एंड कैपिटल को भी 40% से बढ़ाता हूं। जब मैं मेरे सारे इनपुट को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाऊंगा तो ही तो बोल सकता हूं ना चेंज इन स्केल। समझा बात क्या बोल रहा हूं, है ना? समझिए अब क्या आ जाएगा बताइए, मेरा लेबर क्या आ जाएगा नया वाला, 50 प्लस 40% कितना होता है, ये हो जाएगा 70, 20 प्लस 40% कितना हो जाएगा 28। अब क्या हुआ, अब मेरी बात सुनिए, अब जो मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अब आउटपुट पे इसका क्या असर पड़ेगा। अब बेटा कॉमन सेंस की बात सुनेंगे प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज सुने ध्यान से। मैं अब बात कर रहा हूं बेटा कॉमन सेंस की, मैं अब बात कर रहा हूं कॉमन सेंस की बात, सुन रहे हो क्या प्लीज? मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, कॉमन सेंस लगाएंगे सर। कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं इनपुट को बढ़ाऊंगा, अगर मैं इनपुट को बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा आउटपुट बढ़ेगा क्या ये कॉमन सेंस की बात है क्या? मैं इनपुट को कितना भी बढ़ाऊं, मैं इनपुट को कितना भी बढ़ाऊं, अगर इनपुट को बढ़ाऊंगा तो क्या आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्या? हाँ सर, सीधी सी बात है। तो अब ये हमेशा याद रखना, इनपुट को बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, करेक्ट? तो अब मुझे बताइए, सुनना बात ध्यान से, बोलते हैं आउटपुट पे 3 असर हो सकते हैं, क्या? या तो हो सकता है बेटा, या तो हो सकता है, या तो हो सकता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, या तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, या तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैं जो भी बोल रहा हूं ना इसमें ही बच्चों को दिक्कत होती है, प्लीज सुनो यार मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइस प्लीज, चलिए प्लीज। हाँ मुझे बताइए, अगर मैंने मेरे इनपुट को 40% से बढ़ाया तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा क्या? हाँ, तो हमेशा याद रखिए अगर इनपुट को बढ़ाया तो चाहे CRS हो, IRS हो या DRS हो, हमारा आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये फिक्स है, ये झेपा गया। हमारा आउटपुट जो है बेटा ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो। अब बात आती है आउटपुट कितने से बढ़ेगा, बस ये बताता है CRS, IRS, DRS, ठीक है? तो अगर समझो मैंने इनपुट को, है ना, अगर मैंने इनपुट को 40% से बढ़ाया तो परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज 40%, तो समझो इसके वजह से मेरा आउटपुट भी, इसके वजह से मेरा आउटपुट भी 40% से ही बढ़ रहा है, तो फिर मैं इसे बोलता हूं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जितना इनपुट बढ़ा उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? प्लीज बताइए फास्ट, प्लीज बताइए, करेक्ट। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, यहां पे जो है, यहां पे जो है, प्लीज सुनिए ना, प्लीज प्लीज सुनेंगे, यहां पे जो है बेटा सुनिए ना, यहां पे जो है समझो मैंने यहां पे इनपुट को बढ़ाया 40% से, करेक्ट, लेकिन समझो मेरा आउटपुट 40% से ज्यादा से बढ़ रहा है, समझा? मेरा इनपुट 40% से बढ़ा पर समझो मेरा आउटपुट 60% से बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ेगा ही, लेकिन हमने जितना इनपुट बढ़ाया अगर उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ा तो बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये समझ में आ रहा है? तो when the percentage increase in output is more than the percentage increase in input, तो IRS, ये याद रखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लीज इस बात को याद करेंगे, वापस से मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं। कॉमन सेंस क्या है?
क्या बोलता है कॉमन सेंस, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आउटपुट गिरता नहीं है। यहां पे भी अगर मैंने आउटपुट को बढ़ाया तो इनपुट बढ़ेगा, लेकिन यहां पे मैंने जब आउटपुट को बढ़ाया तो इनपुट बढ़ेगा, लेकिन इनपुट जो है वो आउटपुट से कम बढ़ेगा। समझा? तो अगर 40% से इनपुट को बढ़ाया तो यहां पे समझो आउटपुट बढ़ेगा 30% से। तो इनपुट को बढ़ाता हूं तो आउटपुट बढ़ेगा ही, बट लेस देन इनपुट से। समझा? सो व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, तो बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये झेपड़ी की नहीं बातें बताओ फास्ट, प्लीज। ये बात समझ में आ रही है? अगर समझा तो लाइक कर देंगे, समझा तो लाइक कर देंगे बेटा, ठीक है? हाँ आगे समझा तो लाइक कर देंगे। नेक्स्ट चलो आ जाओ जल्दी से, ठीक है? तो ये बात याद रखें। नेक्स्ट एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है कि होमोजीनियस है ना, सॉरी लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहाँ पे होता है? तो बस ये याद रखेंगे, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में होता है, बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बेटा क्या बताता है, सुनिए बात ध्यान से, है ना, सुनिए बात ध्यान से। बोलता है इन्होंने एक पहले एक अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, फिर उनको उसमें कुछ गड़बड़ लगी, फिर इन्होंने अपने प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज किया एंड इन्होंने बनाया कि क्वांटिटी इज k टाइम्स l रेज टू द पावर ऑफ a इंटू c रेज टू द पावर ऑफ b। अब ये क्या है ये छोड़िए, सिंपल याद रखिए इसमें कि हमारे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, a प्लस बी अगर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। समझा क्या? एकदम सिंपल, समझिए क्या बात? एकदम सिंपल, ठीक है? अच्छा अब इसमें एक एमसीक्यू कैसा आता है सुनिए, आपको एमसीक्यू कैसा आएगा, आपको बोलेंगे, सुनो हाँ, आपको बोलेंगे, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू एक, आपको बोलेगा कि क्वांटिटी, आपको बोलेगा क्वांटिटी, सुनो ना प्लीज, कि कॉब डगलस ने बोला, कॉब डगलस का फंक्शन बना रहा हूं मैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्वांटिटी इज इक्वल टू के इंटू है ना, के क्या है, ये स्मॉल के है, ठीक है, ये है स्मॉल के इंटू एल के, दोनों अंडर रूट में है। इसका मतलब क्या है, बोलेंगे कि ये आपको दिया जाएगा कि ये कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है, बताओ कि ये IRS का है, ये IRS का केस है, DRS का केस है, या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का केस है, बताओ कैसे करेंगे? तो हम जो है, हाँ तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें L और K अंडर रूट में है, मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, L रेज टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू K रेज टू द पावर ऑफ 1/2, मतलब ये है A ये है B, ये A और B को ऐड करो, A प्लस B इज इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 1/2 कितना है 1, और 1 कब आता है, जब CRS होता है तब। तो इसका आंसर होता है बेटा CRS। ये समझ में आ रहा है? ऐसा MCQ आया हुआ है, प्लीज याद रखेंगे। समझा क्यों कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है? हाँ ऐसा इसमें सोचना है, ठीक है राजा? चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही क्या होता है बताइए? हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम से मिनिमम खर्चे में कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम खर्चे को मिनिमाइज रखेंगे तो प्रॉफिट अपने आप हमारा मैक्सिमाइज होगा। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हम यही पढ़ते हैं कि हमें हमारे कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन में इनपुट को यूज करना चाहिए, जिससे जो है हमारा क्या बताइए, जिससे जो हमारा कॉस्ट मिनिमम रहे एंड प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल। चलिए तो इसमें आप पढ़ते हैं बेटा आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में बताइए? हम यहाँ पे पढ़ते हैं आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट के बारे में। समझ में आ रही बात है? यस और नो। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात, चलिए सबसे पहली बात बेटा यहाँ पे देखेंगे प्लीज, आइसो क्वांट।
क्या आपको याद आ रहा है हमने क्या बनाया था? हमने जो है सीखा था बेटा, क्या सीखा था? हमने सीखा था इन डिफरेंस कर्व, कल के क्लास में ही किया था इन डिफरेंस कर्व, याद आ रहा है क्या कुछ? कल के क्लास में ही किया था बेटा इन डिफरेंस कर्व, याद आ रहा है क्या कुछ? बताइए फास्ट, है ना? क्या याद आ रहा है क्या? प्लीज बताइए फास्ट, जल्दी से। हाँ सर, सो प्लीज बात को सुनेंगे, है ना? इन डिफरेंस क्या बताइए? इन डिफरेंस कर्व पढ़ा था, करेक्ट? तो जैसे इन डिफरेंस कर्व होता है बेटा, वैसे ही होता है आइसो कॉस्ट, सॉरी आइसो क्वांट, है ना? आइसो क्वांट। अब इन डिफरेंस कर्व बनाते वक्त हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे प्लॉट करते थे गुड एक्स एंड गुड वाई, लेकिन यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं बेटा इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई। तो हम दो इनपुट को यूज कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए, करेक्ट? आइसो क्वांट क्या बताता है? ये बताता है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो क्वांट बताता है कि समझो अगर आप इस कॉम्बिनेशन में इनपुट को यूज करो, मतलब क्या? समझो मैंने बोला कि ये है 10 और ये है 2। अगर आप 2,10 के प्रपोर्शन में, मतलब 2 यूनिट x के एंड 10 यूनिट y के यूज कर रहे हैं, समझो अगर इससे बन रहे हैं आपके 50 यूनिट्स, इससे बन रहे हैं आपके 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, करेक्ट? सुनना बात ध्यान से। तो अगर मैंने ये पॉइंट लिया आइसो क्वांट पे, अगर ऐसे ही मैं कोई दूसरा पॉइंट लूंगा आइसो क्वांट पे, तो उस पॉइंट पे भी हमारा एग्जैक्टली 50 यूनिट ही बनेगा। देखिए समझो ये है 4, ये भी है 4, तो ये हो जाएगा 4,4। अब क्या ये दोनों पॉइंट हमारे आइसो क्वांट पे लाई करते हैं? समझो ये पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, क्या दोनों पॉइंट हमारे आइसो क्वांट पे लाई कर रहे हैं? यस। आइसो क्वांट बताता है ये एक ऐसा कर्व है, ये एक आइसो क्वांट एक ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पे हमारा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनता हो। समझ में आ रहा है? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनता हो। तो चाहे आप इस आइसो क्वांट के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन चुने इनपुट का, हर एक कॉम्बिनेशन में आपका 50 यूनिट ही बनेगा। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? तो आइसो क्वांट एक ऐसा कर्व होता है जो बताता है कि चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो इस कर्व पे, हर एक पॉइंट पे हमारा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनता है। या बात समझ में आ रही है? हम इसे बोल सकते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, समझा? इसलिए बोलते हैं आइसो क्वांट। आइसो क्वांट, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। तो ऐसा कर्व जहां पे हर पॉइंट पे इक्वल क्वांटिटी बने, इसे बोलते हैं आइसो क्वांट। क्या बात समझ में आ रही? तो इसी चीज को मैं आइसो क्वांट को जो है मैं इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व भी बोल सकता हूं। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? यस वन बताइए। वेरी वेरी गुड यार, जल्दी से लाइक ठोक देंगे अगर बातें समझ में आ गई है तो, ठीक है? यस। इन डिफरेंस कर्व में क्या था? इन डिफरेंस कर्व में क्या था? वो बताता था सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये बताता है सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। समझा ना? सेम है। चलिए आगे, मतलब सिमिलर चीज है। नेक्स्ट, तो यहां पे जैसे हमने इन डिफरेंस शेड्यूल देखा था, वैसे है आइसो क्वांट शेड्यूल। ये क्या बता रहा है? ये शेड्यूल बता रहा है ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के बारे में बता रहा है जिसमें हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट बने। समझ में आ गया? डन। तो ये क्या है हमारा, बताइए? आइसो क्वांट शेड्यूल, ठीक है? तो यहां पे देखिए जैसे फैक्टर एक्स या इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई। यस, प्लीज 1 मिनट होल्ड करेंगे बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। चलिए, यस, क्या आवाज आ रही है बताइए फास्ट? क्या आवाज आ रही है? यस, चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे हमें आइसो क्वांट शेड्यूल में वो सारे फैक्टर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिसपे हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनता है। तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 1,12, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2,8,
इसको मैं लिख सकता हूं 3,5। तो जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूं और इनको जब मैं जोड़ देता हूं तो मुझे मिल जाता है आइसो क्वांट। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट आता है बेटा MRTS का। MRTS जैसे हमारे इन डिफरेंस कर्व में MRS हुआ करता था, जो उसका स्लोप हुआ करता था, वैसे ही यहां पे आइसो क्वांट में MRTS होता है। सुनिए, इन डिफरेंस कर्व में होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आइसो क्वांट में होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रही बात है? हाँ, तो यहां पे भी बेटा फॉर्मूला क्या होगा? सेम। हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेक करो यहाँ पे स्लोप है तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो, एक एडिशनल इनपुट x के वजह से मुझे y के कितने इनपुट कम करने पड़ेंगे? तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये है 4/1, तो आंसर आएगा 4। तो क्या है बताइए? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये होता है स्लोप ऑफ आइसो क्वांट। क्या बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट बात आती है बेटा आइसो क्वांट के प्रॉपर्टीज। बोलते हैं इसके भी सेम प्रॉपर्टी होते हैं जैसे इनडिफरेंस कर्व के थे। आइसो क्वांट भी क्या है? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मुझे सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है तो अगर मैं एक इनपुट को बढ़ाऊंगा तो दूसरे इनपुट को कम करना ही पड़ेगा। तो अगर इसको बढ़ाऊंगा तो इसको कम करना पड़ेगा, इसीलिए इनवर्स रिलेशन है इसमें और इसमें, इसलिए नेगेटिवली स्लोप्ड होता है क्या? आइसो क्वांट। ठीक है, ये भी होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि MRTS भी गिर रहा है, इसका स्लोप गिरते रहा। देखो इसमें जो MRTS की वैल्यू है ये गिरते जा रही है, स्लोप की वैल्यू गिरते जा रही है, इसलिए ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन जाता है। क्या बताइए? आइसो क्वांट। ठीक है, इसका लॉजिक मैंने आपको पहले बताया था, है ना? सो देखिए ये है क्या? ओरिजिन। ओरिजिन के नजरों से क्या? ओरिजिन के नजरों से आपको दिख रहा है कि इट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, इट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात देखेंगे बेटा। बोलते हैं कि जो हायर आइसो क्वांट होगा उसमें ज्यादा आउटपुट बनेगा। सीधी बात है, क्या कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं यहाँ पे और एक ऐसा आइसो क्वांट बनाऊं, ये है आइसो क्वांट 1, ये है आइसो क्वांट 2। बेटा आइसो क्वांट 2 में जो भी आप पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पे हम ज्यादा इनपुट यूज करेंगे इस वाले नीचे वाले आइसो क्वांट के कंपैरिजन में। जो ऊपर वाला आइसो क्वांट होगा उसमें ज्यादा इनपुट यूज होंगे ना, तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। बस, तो हायर द आइसो क्वांट हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। झेपा क्या बोल रहा हूँ? एंड ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, ये भी दो आइसो क्वांट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात है बेटा, सुनने ध्यान से प्लीज। मजे की बात अब ये है कि आइसो क्वांट एंड इन डिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बोलते हैं कि हम आइसो क्वांट में प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम इन डिफरेंस कर्व में हम आइसो क्वांट में प्रोडक्शन की बात करते हैं। इन डिफरेंस कर्व में हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। अब एक्चुअल में हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच में आता है, यहाँ पे ये मेजरेबल नहीं होता, ये क्वांटिफाइबल। हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते। किसको बताइए? सेटिस्फैक्शन को। कहाँ पे? इन डिफरेंस कर्व में। लेकिन आइसो क्वांट में हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं, इसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं। बस यही एक मेजर फर्क होता है। देखो सुनिए, देखो क्या लिखा है कि द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इजीली क्वांटिफाइड बट इन डिफरेंस कर्व के केस में जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसे हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते। झेपा क्या बोलो? नेक्स्ट फिर बात आती है आइसो कॉस्ट। जैसे हमने बजट लाइन पढ़ा था बेटा कहाँ पे? चैप्टर 2 में, वैसे ही यहाँ पे होता है आइसो कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या मजा आता है। यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे जो है मनन क्या बोलता है? मनन, सुनिए बात ध्यान से। मनन क्या बोलता है? सुनो, मनन बोलता है सर आपने तो क्या जबरदस्त बात बता दी, आपने तो सर क्या जबरदस्त बात बता दी कि हायर द आइसो क्वांट
है ना, हायर द आईएसओ कॉस्ट हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो मनन ने बोला सर एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, जितना ऊंचा आईएसओ क्वांट उतना ज्यादा प्रोडक्शन ना सर, मेरे को सबसे ऊंचा वाला आईएसओ क्वांट में प्रोडक्शन करना है। पर मैंने बोला बेटा इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पैसा भी तो लगेगा। अरे इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लगेगा, क्यों? अरे इनपुट खरीदने पड़ेंगे ना, इतने सारे इनपुट खरीदने पड़ेंगे, तो क्या पैसा नहीं लगेगा बेटा? तो चद्दर भी एक चीज होती है, हैं? चद्दर भी एक चीज होती है, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो वो चद्दर की बातें बेटा बताता है बजट लाइन। बजट लाइन बोलता है कि तुम्हारी इतनी ही चद्दर है तो यही तक पैर फैलाना, इसके बाहर अगर आईएसओ क्वांट को आप चुनोगे तो उतना पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास प्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आ रही बात है? हाँ, तो बजट लाइन जो है क्या बताइए, ये मैक्सिमम चद्दर की लिमिट बताता है। अच्छा तो क्या देखे, आईएसओ कॉस्ट लाइन इज ऑल्सो नोन एज इक्वल कॉस्ट लाइन या बजट लाइन या बजट कंस्ट्रेंट लाइन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके पास कितना अवेलेबल बजट है प्रोडक्शन करने के लिए। सो ये बताता है कि आप कोई भी दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को खरीदोगे तो मैक्सिमम आप कितना खर्चा कर सकते हैं उस पर, है ना। ये बजट लाइन आपको बताएगा, है ना। सो देखिए बजट लाइन ये आपको बताते हैं चीजें, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है बेटा कि आईएसओ कॉस्ट, अगर आपको एमसीक्यू आए कि आईएसओ कॉस्ट का स्लोप क्या होता है बताओ, आईएसओ कॉस्ट का स्लोप क्या होता है बताइए, है ना। आईएसओ कॉस्ट का स्लोप, तो देखिए याद करो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, चैप्टर 2 में पढ़ा कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन ये होता है प्राइस रेशियो, ये होता है प्राइस रेशियो, करेक्ट। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? प्राइस रेशियो। तो क्या होता है प्राइस रेशियो बताओ? ये होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब चैप्टर 3 में आ गया बेटा आईएसओ कॉस्ट, तो स्लोप ऑफ आईएसओ कॉस्ट कैसे बताओ? तो स्लोप ऑफ आईएसओ कॉस्ट भी बेटा क्या है? स्लोप ऑफ आईएसओ कॉस्ट भी क्या है? प्राइस रेशियो ही है, हैं? हाँ, मतलब क्या सर? अब सुनिए बात ध्यान से। अरे यार ये बहुत ही अटकता है यार। हाँ, ये भी प्राइस रेशियो ही है। कैसे सर? सुनिए कैसे सर, सुनिए। बोलता है कि जनरली हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं बेटा लेबर को, एंड वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं हम कैपिटल को। समझ मारी बात है ना। अब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई मतलब क्या कि हमने जो एक्स एक्सिस पे जो प्रोडक्ट को रखा है, प्लॉट किया है, उसको खरीदने का क्या प्राइस है, वैसे ही आईएसओ कॉस्ट के समय हमने लेबर को प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे, इसको यूज करने का क्या प्राइस देना पड़ेगा? हमें देने पड़ते हैं वेजेस। एंड कैपिटल प्राइस ऑफ वाई क्या है? वाई एक्सेस पे जो प्लॉट किया उसको यूज करने का क्या है? तो ये होता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बोलते हैं आईएसओ कॉस्ट का जो स्लोप है उसका फॉर्मूला हो जाता है वेजेस अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, W अपॉन R। ये एमसीक्यू आता है ना, ये एमसीक्यू आता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये एमसीक्यू आता है। स्लोप ऑफ आईएसओ कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लिखा होगा R अपॉन W, W अपॉन R। क्या बोलोगे? W अपॉन R। आंसर क्या है? W अपॉन R। ठीक है, प्लीज याद रखेंगे, काफी बच्चों को ये चीजें नहीं पता होगी पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब बोलते हैं तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगा कहाँ? तो बोलते हैं जहां पे आपका, है ना, जिस लेवल पे आपका जो आईएसओ कॉस्ट है वो जहां पे हमारे आईएसओ क्वांट को टेंजेंट होगा, उस पॉइंट पे बेटा क्या होगा? उस पॉइंट पे जो है क्या होगा बताइए ना, उस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आता है, और वहीं पे हमारा मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थियरी ऑफ प्रोडक्शन का पूरा हमारा रिवीजन हो जाता है। एक बार बस एक छोटा सा पॉइंट मुझे बता दीजिए, इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू आता है, इधर सुनिए ध्यान से। बोलते हैं लैंड के लिए हमको क्या देना पड़ता है बताओ? लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस देना पड़ेगा लेबर को यूज करने के लिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो एंटरप्रेन्योर है ये काम करने के लिए
प्रॉफिट है ना, रिस्क जो उठाते हैं ना बिजनेस में, तो उसके लिए प्रॉफिट ये कमाता है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें एमसीक्यू आता है बेटा क्या, कि क्या लैंड जो है, क्या ये, क्या वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोर फादर्स, क्या हमारे परदादा, क्या हमारे परदादाओं ने ये लैंड बनाया है क्या, बताइए फास्ट। वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोर फादर्स, इसका आंसर है नो। तो ये याद रखेंगे, ऐसे एमसीक्यू आता है कि क्या लैंड हमारे दादाजी ने बनाया क्या नहीं भैया, वो तो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, हमें हमारे है ना, क्या बताइए, हमारे जो क्या बताइए एनवायरनमेंट ने हमें वो प्रोवाइड किया हुआ है। करेक्ट। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से और एक चीज़, मुझे बताइए जल्दी से और एक चीज़, कि क्या लैंड को आप ऐसा मूव कर सकते हैं क्या, बोले मुंबई की लैंड अच्छी नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, चलो उसको वहां से हटा के पुणे में लगा देते हैं, ऐसा होता क्या। तो ये क्या बताइए, ये इमूवेबल होता है, ये इमूवेबल होता है। करेक्ट। हाँ, और क्या बताइए, अलग अलग जगह में लैंड अलग अलग होगा, तो लैंड जो है बेटा ये क्या हेट्रोजीनस होता है, हेट्रोजीनस, अलग अलग जगह पे लैंड क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, समझा। बट लेबर जो है, लेबर ये होता है मूवेबल, लेबर जो है ना बेटा ये होता है क्या बताइए मूवेबल। क्या हम लेबरर्स को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं, हाँ, मतलब लेबर जो है ये मोबाइल होता है, मोबाइल, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। करेक्ट। अच्छा और क्या आ सकता है सर, और एक इसमें पॉइंट आता है बेटा टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसमें एक पॉइंट आता है, सुनना ध्यान से। हाँ 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 हाँ, और एक चीज, हाँ चलो लेबर का एक बच्चा बता रहे, चलो वेरी गुड वेरी गुड, लेबर का और एक चीज बता रहे बच्चा, क्या बताइए, लेबर के सप्लाई कर्व पे एमसीक्यू आता है कि लेबर का सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, तो याद रखेंगे इसके सप्लाई कर्व का शेप होता है बेटा बैकवर्ड बेंडिंग। वेरी गुड वेरी गुड, इसके सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है। वेरी वेरी गुड। अच्छा ये याद रखेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग मतलब कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका ऐसा सप्लाई कर्व होता है, इसका लेबर का ऐसा सप्लाई कर्व होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे, कैपिटल का सुनेंगे प्लीज। हाँ चलिए कैपिटल का सुनेंगे प्लीज, सुनो बेटा। हाँ कैपिटल जो है इसमें एक पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसमें एक पॉइंट होता है बेटा सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल होता है ऐसा टाइप का आपका कैपिटल, मतलब ऐसे टाइप के एसेट्स जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, है ना। सो द एसेट्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, या जिसका सिर्फ सिंगल यूज होता है, एक ही बार उसे यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे बोलते हैं सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। जैसे कि आपके रॉ मटेरियल है ना, समझो बेटा मैंने एक कपड़े को यूज किया, मैंने एक कपड़े को यूज किया शर्ट बनाने के लिए, और इससे मैंने शर्ट बना लिया। अब क्या यही कपड़े को दूसरा शर्ट बनाने में यूज कर सकता क्या, नहीं, अरे इसका तो शर्ट बन गया ना, अब दूसरा शर्ट बनाने के लिए दूसरा कपड़ा लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। अच्छा बोलता है जैसे कि फ्यूल, फ्यूल तो बहुत बार मशीनरीज को चलाने के लिए उसमें ऑयलिंग फ्यूल वगैरह लगता है, पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। एक बार अगर आपने मशीनरी में फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, क्या उसी फ्यूल को जो यूज हो चुका है उसको ही वापस यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें दूसरा फ्यूल डालना पड़ेगा, समझ मारी बात। तो क्या है बताइए सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, जो सिंगल बार, जो हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, दूसरी बार उसे यूज करने के लिए वापस से उसे खरीदना पड़ेगा। ये समझ मारी बात है, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए बस, सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बेटा इतना ही है। सो गाइज आई होप कि आपको आज हमारे इस वीडियो में आया होगा मजा। आप हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे, कम्युनिटी ऐप को ज्वाइन करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, हर जगह पे यार इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी बच्चे सी फाउंडेशन के एग्जाम्स दे रहे हैं सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारे जो भी फ्री क्लासेस हैं उनकी लिंक्स में इस एक लिंक पे अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है बेटा यहाँ पे जा सकते हैं इस लिंक पे bit.ly/mvsunacademy, यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मेरे सारे फ्री रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू वीडियोस एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप MVSA कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स और ऑफर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स का कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।